जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद हैं। और आज तो आप सभी मुझे हालचाल अपने ज़रूर ही बताना, क्योंकि हम सब एक थोड़े से समय के बाद मिल रहे हैं। एक गैप हमारा बीच में हुआ। एक चैप्टर आप सभी का इनकम्प्लीट रह गया था, और एक नहीं, दो चैप्टर रह गए हैं। पहला चैप्टर मैग्नेटिज्म, जो कि रह गया था पढ़ने को, और एक चैप्टर आपका रह गया था मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि आधुनिक भौतिकी। तो वैसे आधुनिक भौतिकी से कुछ आता नहीं है आपके स्तर पे, लेकिन आप सभी की फिर भी एक डिमांड थी कि नहीं, अगर थोड़ा बहुत भी है उस सिलेबस में तो वो हमें करा दिया जाए, ताकि हम ज़्यादा सेफ हो जाएं। ठीक है, अच्छी बात है ये भी। अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो क्यों ना फिर एक ऐसी तैयारी की जाए कि कोई गुंजाइश ही ना रहे क्वेश्चंस कहीं से ना आने की। चलिए, सभी बताइए कैसे हैं आप सब लोग? सभी अच्छे हैं, शानदार हैं। ये क्लास मैं बैठ कर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पैर में आज ज़्यादा पेन है। मेरी सर्जरी के बाद में अभी पैर मेरा पूरी तरफ से रिकवर नहीं कर पाया है, और अभी उसमें थोड़ा सा दर्द बचा हुआ है, थोड़ा सा पेन है। तो खड़े होकर क्लास आज संभव नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपके जो एक चैप्टर ये वैसे बेसिकली रह गया था मैग्नेटिज्म, और दूसरा आप कहते हैं कि ये भी चैप्टर रह गया था आपका। एक सेकंड। तो अगर आप कंफर्म करें, लास्ट चैप्टर हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया था, यानी कि विद्युत पढ़ लिया था, ओ सॉरी, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश पढ़ लिया था। हाँ बिल्कुल, ये दो चैप्टर ही तो रह गए थे आपके। कौन कौन से चैप्टर रह गए थे? मैग्नेटिज्म रह गया था, और लास्ट में आपका मॉडर्न फिजिक्स रह गया था, आधुनिक भौतिकी रह गया था। ये देखिए, ऑप्टिक्स को तो हमने बड़े अच्छे से कर लिया था लास्ट क्लास में, मेरे पास पीडीएफ है। प्रकाशिकी को लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया था, है ना। चलो शुरू कर दें। तो पहले हम मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे, चुंबकत्व के बारे में बात करेंगे, और लास्ट हमारा एक टॉपिक रह जाएगा जिसका नाम रहेगा मॉडर्न फिजिक्स, उसको भी आज ही कवर करेंगे। मतलब छोटा सा टॉपिक, और फिर आज आपकी सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। चलिए, तो शुरू करते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व के बारे में, और समझेंगे कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, चुंबकत्व क्या होता है। देखिए, चुंबकत्व के बारे में आप सब लोग बहुत सारे तरीके से पढ़ते हैं। कहीं आप पढ़ते हैं कि एक पत्थर जो है वो चुंबक होता है। कई बार आप पढ़ते हैं कि स्पीकर के पीछे जो लगी होती है वो चुंबक होती है। कई बार आप पढ़ते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाए तो वो चुंबक होती है। और कई बार आप पढ़ते हैं कि पृथ्वी भी एक चुंबक होती है। तो कन्फ्यूज़न ये होता है कि यार आखिर चुंबक जो है वो है कितने तरह की। तो देखिए, चुंबक जो है वो बेसिकली चार तरह की है। कैसे कैसे है देखिए। सबसे पहले हम चुंबक के प्रकार ही पढ़ेंगे, वहां से ज़्यादा हमें अच्छा समझ में आ जाएगा। तो चुंबक के प्रकारों में हम चार तरह की चुंबक पढ़ेंगे। यहाँ हेडिंग डालिए प्रकार। शुरुआती हम प्रकार से कर रहे हैं। प्रकार यानी कि टाइप्स। देखिए, सबसे पहली चुंबक है हमारी कृत्रिम प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक यानी कि नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट। देखिए, नेचुरल मैग्नेट क्या होती है। ये एक कहानी है एक गडरिये की। यूनान में एक गडरिया था। तो वो अपनी भेड़ों को चराने किसी एक पहाड़ पर जाया करता था, और उस पहाड़ पर जब घास खत्म हो गई तो उसने दूसरे पहाड़ का रुख किया। अच्छा, वो गडरिया जो है अपने पैरों में लोहे की कील गाड़े रहता था, छोटी छोटी। मतलब पैरों में नहीं, जूतों में कहिए, पैरों में कैसे गड़ेंगी, ताकि उसकी पहाड़ों पर पकड़ अच्छी बनी रहे। मतलब उसके जूते का जो तलवा था, उसके जूते का जो सोल था, वो उसमें कील गाड़े हुए रहता था, ताकि उसकी पकड़ पहाड़ों पर अच्छी बनी रहे। तो वो जब दूसरे पहाड़ पर गया, उसने देखा कि यार उसका ना पैर जो है वो पत्थर से चिपक रहा है, किसी एक पत्थर से। उसने पैर को उठा के देखा, तो फिर उसे लगा कि हाँ, ये जो पत्थर है ना, ये कुछ तो है जो मेरे लोहे की कील वाले जूते को पकड़ रहा है। उसे वो लेकर आया अपने गांव में, और गांव के सबसे बुजुर्ग को दिखाया। और बुजुर्ग कौन थे? वो थे सर थेल्स। थेल्स एक फिलोसफर थे, एक दार्शनिक थे। दार्शनिक आप जानते हैं, वैज्ञानिक नहीं होते। दार्शनिक होते हैं जो भूत भविष्य की बात करते हैं।
तो उन्होंने कहा कि सर देखो यार, मुझे तो ये चीज़ दिखी है वहाँ उस पहाड़ पे। तो सर थेल्स ने सबसे पहले उस पत्थर का नाम दिया चुंबक पत्थर। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसा होता है चुंबक पत्थर। आज विज्ञान उस चुंबक पत्थर को लोडस्टोन कहता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा होता है प्रकृति में मिलने वाला वो पत्थर जिसमें चुंबक का गुण होता है। इसको बोलते हैं हम लोडस्टोन। ये आप देख पा रहे होंगे, देखिए कि ये पत्थर जो है कैसे लोहे की कीलों को अपने से चिपकाए हुए है ना। ये सब लोडस्टोन है, चुंबक पत्थर है। देखो इस तरह से इसने लोहे के जो चोभे होते हैं, नेल्स होती हैं, उनको चिपकाया हुआ है। इसे देख सकते हैं आप। ये तो ये प्रकृति में पाया जाने वाला प्राकृतिक चुंबक होता है। प्रकृति में पाया जाता है तो प्राकृतिक चुंबक अपने ही नाम है। तो सवाल आएगा कि प्राकृतिक चुंबक की खोज किसने की। तो आपका उत्तर होगा कि प्राकृतिक चुंबक की जो खोज की है, जो इन्वेंशन की है, वो की है सर थेल्स ने। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि प्राकृतिक चुंबक का नाम क्या होता है, नेम क्या होता है। तो आपका उत्तर रहेगा प्राकृतिक चुंबक का जो नाम है वो है, या तो आप इसे चुंबक पत्थर कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में आप इसका नाम लोड स्टोन कहते हैं, लोड स्टोन। ठीक है। लेकिन इसका उपयोग बहुत लिमिटेड है, इसका यूज जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। अच्छा एक सेकंड, मुझे लगता है क्लास में कोई डिस्टरबेंस है, तो मैं दिखाई के कमेंट है। देख लो एक बार, फिर भी कोई दिक्कत हो तो एक बार सभी साथी बताइए क्लास ओके है। हाँ एक बार अपने फोन में चला कर देखो, क्लास में कोई दिक्कत है। चलो ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है सब, वेरी गुड। चलिए क्लियर है। एक बार जिन साथियों की नहीं चल रही है वो बैक करके और दोबारा कर लो, क्लास को बैक करके और दोबारा आप चला लो क्लास को। तो प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट, सवाल आएगा कि बताइए किसने इसकी खोज की। तो सर थेल्स ने। और नाम क्या होता है इसका, चुंबक पत्थर, लोडस्टोन। ठीक चल रही है, चलिए ठीक है। देखो असल में इसका उपयोग बहुत लिमिटेड ही हो पाता है। क्यों? क्योंकि देखो पहली चीज़ तो ये एक पत्थर है। अगर आप उपकरणों को देखें, अच्छा चुंबक का इस्तेमाल कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा आप देखिए जितने भी आपके आसपास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, जितने भी आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आपको नज़र आ रहे हैं, सब में चुंबक है। आपके हाथ में फ़ोन होगा, उसमें चुंबक है। मतलब नज़र उठा के देखो, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, मेरे यहाँ मेरे कमरे में मैं जितने भी उपकरणों से क्लास ले रहा हूँ, सब में चुंबक है। सामने एलईडी में कमेंट देख रहा हूँ, कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, बातें मेरी जा रही हैं आप तक। उसके अलावा हमारा कंप्यूटर रखा हुआ है, उसके अलावा हमारा ये सीपीयू रखा हुआ है, इस बोर्ड में भी चुंबक है। ये जो मैं नीचे से उपकरण से क्लास ले रहा हूँ, इसमें भी चुंबक है। आपके फ़ोन, मेरे फ़ोन में भी चुंबक है। इवन मैं आपको बताऊँ तो ये माइक जिसके सहारे से आवाज़ जा रही है, इसमें भी चुंबक है। लेकिन देखिए चुंबकें इसमें अलग अलग आकार में लगी होती हैं, और हम चाहेंगे कि चुंबक का वजन बहुत कम होना चाहिए। और इस चुंबक के साथ यही समस्याएं हैं। इसको, पत्थर को आप कैसे आकार में मोड़ोगे, हो ही नहीं पाता। और दूसरा इसका वजन इतना ज़्यादा हो जाता है, तो इसका उपयोग ना के बराबर है। हम इसका कोई उपयोग नहीं कर पाते। ठीक है। तो ये तो हो गई आपके नेचुरल मैग्नेट, प्राकृतिक चुंबक। अब देखिए दूसरी चुंबक कहाँ पढ़ते हैं आप। दूसरी चुंबक आप पढ़ते हैं पृथ्वी एक चुंबक। पृथ्वी एक चुंबक यानी कि अर्थ एज अ मैग्नेट। देखिए अर्थ एज अ मैग्नेट, बहुत सारे साथी क्या समझते हैं कि हमने पेन को यहाँ से छोड़ा और पृथ्वी ने पेन को खींच लिया, तो ये पृथ्वी का एक चुंबकीय गुण है। जी नहीं, ये पृथ्वी की कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए चुंबक किन चीज़ों को खींचती है, तो चुंबक उन चीज़ों को खींचती है जो खुद लोहा हो या लोहे से बनी हुई हो। जैसे लोहे को तो खींचेगी खींचेगी, प्लस स्टील को भी खींचेगी, एल्यूमिनियम को खींचेगी, कोबाल्ट को खींचेगी, इन धातुओं को खींचेगी। अरे अधातुओं को थोड़ा ना चुंबक खींच सकती है अपनी ओर।
भाई प्लास्टिक को कैसे खींच लेगी चुंबक, ये रबर है, रबर को कैसे खींच लेगी चुंबक अपनी ओर? तो वो चुंबकत्व की वजह से नहीं होता है, वो तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से है, वो तो ग्रेविटी से होता है। पृथ्वी एक चुंबक है। कैसे है पृथ्वी एक चुंबक? देखो, आप पृथ्वी के पास एक चुंबकीय सुई लेकर आइए। चुंबकीय सुई आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं। चुंबकीय सुई होती है मैग्नेटिक नीडल, जो कि हमें दिशा बताती है। मैग्नेटिक नीडल मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है मैग्नेटिक नीडल। इसमें ये जो सुई होती है ना, ये खुद चुंबक की होती है, जो दिशा बताती है। तो अगर आप इसे पृथ्वी के पास लेके जाएंगे ना, तो इसमें हलचल होगी। इसे ऐसा लगेगा जैसे कोई पृथ्वी या कोई चुंबक इसको आसपास रखी हुई चुंबक खींच रही है। आसपास कोई भी चुंबक ना हो फिर भी इसमें हलचल होगी। किसकी? पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण, पृथ्वी के मैग्नेटिज्म के कारण। तो पृथ्वी के पास भी एक चुंबक का गुण पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि भाई पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति कार्य करती है। अब देखिए, इससे संबंधित क्या क्या सवाल आएंगे। सवाल आएगा कि पृथ्वी के चुंबकत्व की खोज किसने की? पहला सवाल। तो मैं इस चीज को थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, मेरे पास नीचे जगह कम है। तो ये पृथ्वी एक चुंबकत्व में पॉइंट है। सबसे पहले की खोज किसने की, इसकी इन्वेंशन किसने की? तो सबसे पहले इस बात को बताने वाले साइंटिस्ट जो थे वो थे विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट साहब ने एक बुक लिखी, एक पुस्तक लिखी, और पुस्तक का नाम था द मैग्नीटे। पुस्तक है द मैग्नीटे, लिखते हैं विलियम गिलबर्ट साहब। एग्जैक्टली सवाल आएगा कि द मैग्नीटे एक पुस्तक है जिसे विलियम गिलबर्ट साहब लिखते हैं, और इसमें ये बताते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक है, अर्थ एज अ मैग्नेट है। अब क्या इससे और कोई सवाल आता है? बिल्कुल भी नहीं। ना तो यहां से और कोई सवाल आएगा, ना यहां से और कोई सवाल आएगा। पृथ्वी के चुंबकत्व से कोई भी सवाल नहीं आएगा। अब देखते हैं एक बार तीसरी चुंबक किस तरह की होती है। देखिए, तीसरी चुंबक बनती है, उसको हम कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। या ऐसे लिख लो आप कि विद्युत धारा से बनाते हैं हम एक चुंबक, यानी कि मैग्नेट फ्रॉम करंट। और विद्युत धारा से जो चुंबक बनती है, मैग्नेट बनती है करंट से, इसका नाम हम देते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है ओरस्टेड। अब ओरस्टेड साहब ने एक बड़ी गजब की चीज देखी। क्या गजब की चीज ओरस्टेड साहब देखते हैं? देखिए, ओरस्टेड साहब एक बड़ी गजब की चीज देखते हैं। क्या देख रहे हैं ओरस्टेड साहब? कि उन्होंने क्या किया, एक तार लिया, कोई भी मतलब कॉपर का वायर मान लो, और इस तार में धारा प्रवाहित कराई। ये क्या है? एक तार है, एक वायर है, और वायर में क्या प्रवाहित कराते हैं? धारा प्रवाहित कराते हैं, यानी कि करंट फ्लो कराते हैं। और वो क्या पाते हैं कि इस तार के आसपास मतलब ये जो तार है ना, ये चुंबक की तरह काम करना शुरू कर देता है। ये मैग्नेट की तरह से काम करना शुरू कर देता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं क्लास नहीं चल रही है, क्लास नहीं चल रही है। कुछ तो दिक्कत है यार। देखिए, उन्होंने ये देखा कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जा रही है, तो वो किसकी तरह काम कर देता है? चुंबक की तरह काम करना शुरू कर देता है। जी हाँ, उसके आसपास एक ऐसा लगता है जैसे चुंबक का गुण आ गया है, और इसे बोलते हैं हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो सवाल आता है कि बताइए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज करने वाले, इसकी इन्वेंशन करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, वो हैं आपके सर ओरस्टेड। सर ओरस्टेड। और ओरस्टेड आप हिंदी में लिखना चाहें
तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से टक से सवाल बनेगा। बताओ ऑरस्टेड साहब ने किसकी खोज की? तो ऑरस्टेड साहब ने किसकी खोज की है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की है। अच्छा, इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे आप अगर नाम इसमें जोड़ें तो इसमें मैक्सवेल साहब का भी नाम आता है, और इसमें फैराडे साहब का भी नाम आता है। बहुत सारे वैज्ञानिक आगे इसमें आए, वो बताऊंगा मैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ है। बेसिकली जो खोज की है, इन्वेंशन जो की है, वो किसने की है? ऑरस्टेड साहब ने की है। अच्छा, अब देखिए चौथे तरह की मैग्नेट होती है। पहले अगर ये नोट हो गया हो तो थम्स अप करिए, फिर मैं चौथे टाइप पे चलूंगा फटाफट से। अगर ये क्लियर हो गया हो तो फटाफट एक बार थम्स अप करिए। अब बिल्कुल हो जाएगा, इन नोट से आर्मी का सिलेबस बिल्कुल कवर हो जाएगा। चलो, गजब की चल रही है क्लास, थैंक यू। बाकी मुझे लगता है कुछ साथियों के साथ थोड़ी सी समस्या है क्लास को लेकर। ये समझ में आ गया हो, नोट हो गया हो, आप बाद में नोट करें तो एक बार प्लीज़ थम्स अप कर दें। फिर मैं आपको लेकर चलता हूँ चौथे टाइप की तरफ। कुछ तो समस्या है, बच्चे तो बोल रहे हैं। नेट स्पीड तो ठीक है। ठीक है, चलो अब चौथे प्रकार की तरफ चलते हैं चुंबक के। देखिए, एक प्रकार है जिसको खुद इंसान बनाता है। जैसे कभी आप देखें तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में चुंबक लगती है, जैसे स्पीकर के पीछे की चुंबक लगी हुई है, और भी बहुत सारी जगह पे, हजारों जगह पे चुंबक का इस्तेमाल होता है। तो देखिए, उसे कौन बनाता है? ना तो वो पत्थर की चुंबक होती है, ना वो पृथ्वी की चुंबक होती है। मान लो स्पीकर वाली चुंबक को ले लेते हैं, ना वो ऐसी चुंबक है कि विद्युत धारा प्रवाहित कराओगे तो ही चुंबक बनेगी, करंट फ्लो कराओगे तो ही मैग्नेट बनेगी, ऐसा तो है नहीं। तो वो एक अलग ही तरह की चुंबक होती है जिसे इंसान खुद से बनाता है। उसको मैं नाम देता हूँ प्राकृतिक चुंबक। मैंने कहा एक चौथे तरह चुंबकों की एक फोर्थ कैटेगरी है प्राकृतिक नहीं, इंसान बनाएगा तो कृत्रिम। जिन चीज़ों को इंसान बनाता है ये कृत्रिम चीज़ें होती हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब देखिए, आर्टिफिशियल मैग्नेट कौन है? जिन्हें इंसान बना रहा है। ये तो बात समझ में आती है। मैं लिख देता हूं कि जिन्हें मनुष्य बनाता है, इंसान बनाता है। तो आप इसमें ये तो कहोगे नहीं खोज किसने की है, इसमें तो हजारों लोगों के फिर नाम आ जाएंगे। इंसान बनाता है, मेड बाय ह्यूमन। चलो बहुत बढ़िया। यहां से ये सवाल नहीं पूछा जाता कौन बनाता है, सवाल आएगा कि बताइए किस किस धातु की, किस किस मटेरियल की ये मैग्नेट बनाई जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक मटेरियल की चुंबक बनाई जा सकती हैं। चुंबक केवल उन मटेरियल्स को खींचेगी अपनी तरफ, या उनको धक्का देगी जो खुद मैग्नेटिक मटेरियल होंगे, मतलब जो जिनसे खुद चुंबक बनाई जा सकती है। अगर आप देखें एल्यूमिनियम को तो सॉरी कॉपर को, तो कॉपर को चुंबक कभी नहीं खींचेगी। एल्यूमिनियम को, एल्यूमिनियम को चुंबक खींच लेगी। तो चुंबक जिन धातुओं की बनती है, चुंबक उन्हीं को अपनी तरफ खींचेगी या धक्का देगी। तो जिन धातुओं की चुंबक बनती है उनके लिए आप एक ट्रिक बनाएंगे, और ट्रिक है अल नी को। एक बेसिक ट्रिक ये हो जाएगी अल नी को। अल नी को का मतलब एल्यूमिनियम, और निकिल का Na का मतलब निकिल, और CO का मतलब कोबाल्ट। ठीक है, तो आप लिखेंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद निकिल, और उसके बाद कोबाल्ट। उसके अलावा दो और मटेरियल हमारे पास होते हैं जिनसे चुंबक बनती है। ये है स्टील, यानी कि इस्पात, और एक हमारे पास आता है आयरन। और आयरन की एक कैटेगरी होती है सॉफ्ट आयरन, यानी कि मृदु लोहा, मृदु लोहा। ये लोहे की एक कैटेगरी हो जाती है। बोलो आ गई आपको बात समझ में? तो इसके 5 तरीके बन जाते हैं। एल्यूमिनियम है, निकिल है, कोबाल्ट है, स्टील है, और सॉफ्ट आयरन है। सवाल आएगा कि बताओ चुंबक किन धातुओं की बन सकती है, तो सवाल उत्तर रहेगा एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट, इस्पात, मृदु लोहा, इनमें से किसी की भी हम एक चुंबक बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इतने तरह की चुंबकें होती हैं। आज शायद आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा
कहीं आप पढ़ते होंगे पृथ्वी की चुंबक है, कहीं आप पढ़ते होंगे विद्युत धारा की वजह से चुंबक है, कहीं आप पढ़ते होंगे निकिल की वजह से चुंबक है, स्टील की वजह से चुंबक है, और साथ ही कहीं पर आप पढ़ते होंगे कि पृथ्वी भी एक चुंबक है। अब आपको समझ में आ गए चारों तरह के टाइप। अब देखो, चुंबक कोई भी उठाइए, सबके गुण समान होते हैं। वही चुंबक किसी चीज को खींचेगी, किसी को धक्का देगी। फटाफट से एक बार थम्स अप करो कि ठीक है, मुझे ये बात समझ में आ गई कि इस दुनिया में कितने तरह के से चुंबक मौजूद है। सॉफ्ट आयरन क्या होता है? आयरन का ही एक प्रकार है। देखिए क्या होता है कि एक धातु में, जैसे आयरन है, आप उसी में अगर कुछ चीजें घटा बढ़ा देंगे, जैसे सल्फर की मात्रा आप बढ़ा दें या किसी चीज की मात्रा आप घटा दें, तो उसके गुण बदलने लग जाते हैं। उन्हीं में से एक प्रकार होता है, लोहे का ही एक प्रकार होता है, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट आयरन। हाँ, मैं बैठकर इसलिए क्लास ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पैर की सर्जरी हुई थी और अभी उसकी रिकवरी प्रॉपर नहीं हो पाई है, तो आज उसमें दर्द थोड़ा ज़्यादा है। मैं इसलिए नहीं नहीं ले पा रहा हूँ खड़े होकर क्लास। चलिए ठीक है। हु डिस्कवर्ड द आर्टिफिशियल मैग्नेट? धीरज मेरे भाई, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट, I have specified this point. Either you didn't listen it. I have told you that no specific person is there who discovered the artificial magnet. Since artificial magnet is a type of magnet which is made by the humans, then मतलब you can say that first one person have uh, made this magnet, and another one made the advancement, then another one made the some advancement. So you can't tell one specific person who is the discoverer of artificial magnet. I think you got it. चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गई चार तरह की मैग्नेट हमारे पास। अब देखिए मैग्नेट के कुछ गुण होते हैं। जैसे क्या क्या गुण होते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई चुंबक यहाँ रख दी, तो ऐसा नहीं है कि ये लोहे की वस्तुओं को बहुत दूर से चिपकाएगी। जैसे एक सिक्का अगर आप चुंबक से चिपकाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल तब चिपकेगा जब आप इसे बिल्कुल पास में लेकर जाएंगे। जैसे एक कॉइन है, तो ऐसा नहीं है कि कॉइन को बिल्कुल यहाँ लेके जाएंगे चिपकेगा। हो सकता है थोड़ी दूर से इसको खींच लेता हो। अभी आपने किया है बचपन में, खूब प्रैक्टिकल, खूब चुंबक के साथ खेले होंगे। तो वह उतनी जगह जितनी दूरी से ये किसी भी मटेरियल को अपनी तरफ खींच सकती है, उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। तो हेडिंग डालेंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से दिखाते हैं, तो हम कहेंगे कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई लोह वस्तु आकर्षण का गुण, आकर्षण को महसूस करती है, एक्सपीरियंस करती है एक अट्रैक्शन के फोर्स को। लिखिए, लिखेंगे कि चुंबक का वह गुण, सॉरी, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अ, जिसमें एक लोह वस्तु आकर्षण के गुण का अनुभव करती है। मतलब कि इसमें आने के बाद कोई भी वस्तु क्या है, ऐसा लगेगा जैसे चुंबक ने उसे खींच लिया। तो लिखेंगे इंग्लिश वाले की एरिया सराउंडेड द मैग्नेट, एरिया सराउंडेड बाय मैग्नेट वेयर अ फेरोमैग्नेटिक, वेयर अ फेरोमैग्नेटिक मटीरियल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ठीक है, कि भैया चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर कोई भी मटेरियल एक आकर्षण के गुण को महसूस करता है, एक अट्रैक्शन के फोर्स को फील करता है। अब देखिए बड़ी चीज है, आपसे पूछा जाएगा इसका मात्रक क्या है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ बिल्कुल, आज टॉपिक आपका पूरा सिलेबस खत्म। दो टॉपिक ही तो बचे हुए थे छोटे छोटे, आज खत्म हो जाएंगे।
तो सवाल आ गया कि बताइए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। तो लिखेंगे आप, बहुत जरूरी चीज है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। यानी कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबकीय क्षेत्र का बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक होता है और ये है टेस्ला। टेस्ला एक बहुत इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। थम्स अप करेंगे कि टेस्ला जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, आप डेफिनेशन बोल दीजिए, हम सुनकर लिख लेंगे। आपको परेशानी हो रही है? नहीं नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं, आप इतना कॉपरेट कर रहे हैं कि मैं बैठ के क्लास ले रहा हूँ, उसी में आप एग्री कर जा रहे हैं, तो मेरे लिए ठीक है, थैंक यू। फटाफट से नोट करोगे, हाँ भाई क्लियर है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। फटाफट से एक बार थम्स अप करिए कि हाँ जी इतना क्लियर है। हाँ जी क्लियर, चलो। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की बात हो गई। अब देखिए नोट डाल के आप लिखेंगे एक चीज, यहां लिखते चलिए, डायरेक्ट लिखते चलो, चुंबक के ध्रुव। चुंबक के, डायरेक्टली लिखते चलिए, है ना, पॉइंट बना के लिख लेंगे। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। मैग्नेट हैव टू पोल्स। अब देखिए मैग्नेट के ध्रुव क्या होते हैं, जो चुंबक के सिरे होते हैं ना, जैसे ये एक सिरा है, ये एक चुंबक है, ठीक है। तो इसके ये जो दोनों सिरे होते हैं, एक ये सिरा है एक ये सिरा है, तो ये दोनों ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, लिखेंगे। तो चुंबक के दो पोल होते हैं, एन फॉर नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, मेरे साथ नोट करते रहिए, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, और एक है आपका साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। तो दो पोल हो गए मैग्नेट के, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अब देखिए इनके कुछ गुण होते हैं, जैसे आप, होता क्या है कि अगर आप ऐसी मैग्नेट रखते हैं जिनके नॉर्थ और नॉर्थ पोल आपस में मिल जाएं, जैसे मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, ठीक है, और एक दूसरी मैग्नेट आपने रखी, और इनके ना, मान लो ऐसे पोल बराबर, ऐसे पोल पास में हैं जो विपरीत पोल हैं, साउथ और नॉर्थ, मान लो ये दोनों पोल आपस में एक दूसरे के पास आ गए, तो ये दोनों एक दूसरे को खींच लेंगे। यानी कि जो विपरीत पोल होते हैं, जो विपरीत ध्रुव होते हैं, उनमें हमेशा क्या लगता है, आकर्षण लगता है। तो इस चीज को आप यहाँ लिखेंगे कि अगर अपोजिट पोल हैं दोनों, अगर अपोजिट पोल एक दूसरे के पास लाए जाएं, अगर विपरीत ध्रुव एक दूसरे के पास लाए जाएं, तो इनमें क्या लगता है, आकर्षण लगता है। यानी कि इनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और अगर आप सेम चीज, अगर आप सेम चीज ऐसे करें कि मैग्नेट के दो सेम सेम पोल पास में आ जाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ नॉर्थ और यहाँ भी नॉर्थ हो जाए, तो ये इसका साउथ होगा, ये इसका साउथ हो जाएगा, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। नॉर्थ साउथ खींचेंगे, नॉर्थ नॉर्थ धक्का देंगे एक दूसरे को। या अगर ये ऐसे भी हो, यहाँ आपको दिखेगा कि मान लो ये दोनों पोल कैसे हैं, ये भी नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है, और ये कैसा है, साउथ, और ये कैसा है, साउथ, तब भी इनके बीच में क्या होगा, तब भी इनके बीच में प्रतिकर्षण ही होगा, रिपल्सन ही होगा। तो अगर विपरीत पोलों को आप एक दूसरे के पास लाएंगे, सॉरी सेम पोल को एक दूसरे के पास लाएंगे, यानी कि समान ध्रुवों के बीच में, सेम पोल के बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा, यानी कि प्रतिकर्षण लगेगा। इस चीज को आप ऐसे याद रखो कि
इस चीज़ को इस तरीके से याद रखिए आप, जैसे मान लो आप एक बस में जा रहे हैं और आप फ़ोन चला रहे हैं, एक आवाज़ आती है, भैया यार हमें बिठाइयो, तो आप लड़के हैं, वो भी लड़के की आवाज़ है, आप बगैर ऊपर देखे कहेंगे ना भैया यहाँ पे, यहाँ बहुत जगह दिख रही है। फिर एक आवाज़ आए, अभी भी मुँह आपका ऊपर नहीं है, एक आवाज़ आती है, क्या आप हमें बिठा लेंगे? ओह! तुम्हारे कान खुल जाएँगे। तुम कहोगे हाँ, हाँ, कौन नहीं? वो कहेंगी, यहाँ तो जगह ही नहीं है, बहुत कम जगह है। तो आप कहेंगे हम उठ जाते हैं ना। तो मज़ाक की बात नहीं है। ये प्रकृति का नियम है, ये नेचर का लॉ है कि जो समान ध्रुव होते हैं, उनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण लगता है। आप लड़के हैं, एक लड़के को दूर भगा दिया, और अपोजिट पोल्स, आप लड़के हैं एक लड़की को, तो फिर आप सीट छोड़ने को भी तैयार हैं। तो ये बिल्कुल प्रकृति के नियम है। फटाफट एक बार थम्स अप करोगे, ठीक है, आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे चुंबक के इस गुण को। फटाफट से एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ जी ठीक है, आज के बाद हम इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, ऐसे खूब मज़ा आता है आपको। बिल्कुल भैया जी, लास्ट क्लास है। हाँ जी, क्लियर। आपको बहुत मिस किया, ये पढ़ाने से सब क्लियर हो जाता है। थैंक यू, थैंक यू। शायद ऐसी हंसी मजाक के साथ में, व्यवहारिक उदाहरणों के साथ में आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, अ, आगे पढ़ते हैं चुंबक के बारे में। देखो, मैग्नेटिज्म के बारे में इतनी जानकारी हो गई। अब ये देखो कि चुंबक का इस्तेमाल कहाँ होता है सबसे ज़्यादा। तो चुंबक का जो इस्तेमाल है ना, सारे विद्युत उपकरणों में है ही, लेकिन हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं है कि फ़ोन भी पढ़ाया जाए, कैमरा भी पढ़ाया जाए। हमारे सिलेबस में दो चीज़ पढ़ाई जाती हैं, एक तो विद्युत जनित्र है और एक विद्युत मोटर है। तो जनरेटर और मोटर दो चीज़ हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लिखिए विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र, इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या काम करता है, विद्युत जनित्र क्या काम करता है। क्या आपने कभी जनरेटर से, और हम जनरली बोलते हैं जनरेटर, क्या आपने कभी जनरेटर से बिजली बनती हुई देखी है? जरूर देखी होगी। कहाँ देखी होगी? हमारे पास हो सकता है जनरेटर हो। अच्छा, जनरेटर में होता क्या है? आपने कितने तरीके से बिजली बनती देखी होगी? तो आपने कई बार सुना होगा कि पानी से बिजली बनाई जाती है, कई बार कोयले से बिजली बनाई जाती है, कई बार हवा से भी बिजली बनाई जाती है, और कई बार हमारे घर में जो जनरेटर है जिसमें हम डीजल डालते हैं, उससे भी बिजली बनती है। तो अगर आप सभी तरह के जनरेटरों में देखें, तो बच्चे क्या होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, होता ये है कि आपको एक पहिया सा होता है जिसको घुमाना होता है। जैसे मान लीजिए, अगर आप हमारे गांव वाले घर वाले जनरेटर को देखें, तो उसमें एक पहिया होता है जो लगातार घूमता हुआ होता है। अगर आप हवा से बनने वाली बिजली को देखें, तो हवा में भी हमें हवा से क्या करना है, हमें उस पहिए को घुमाना है। पानी से बिजली जो बनती है, पानी बहुत ऊंचाई यानी बांध से, डैम से, उसी पहिए पर ही गिरता है। तो ओवरऑल हमारा टारगेट क्या है कि अगर उस पहिए को हमें घुमा दिया जाए, अगर उस पहिए को घुमा दिया जाए, तो उस पहिए के घूमने से क्या बन जाती है? बिजली बन जाती है। पहिया घुमाने का मतलब यांत्रिक ऊर्जा। हम जनरेटर को कौन सी ऊर्जा दे रहे हैं? यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। और यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल ले रहे हैं? हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल ले रहे हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल ले रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल जनरेटर को लेके यही आएगा कि बताइए जनरेटर क्या करता है। तो आप कहेंगे कि भैया जी, जनरेटर को आप यांत्रिक ऊर्जा दे रहे होते हो, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी आप अपनी तरफ से दे रहे होते हो, और ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदल देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। या जी, यही तो काम जनरेटर कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। ठीक है। अब बात आती है कि बदलता कैसे, सवाल यहां से भी आता है। तो जो बदलने का इसका तरीका है उसको हम बोलते हैं सिद्धांत। क्या बोलते हैं? सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है? और सिद्धांत है
प्रिंसिपल है इसमें फैराडे साहब का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत। फैराडे साहब का विद्युत चुंबकीय फैराडे साहब का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, यानी कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे साहब का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत। अब देखिए फैराडे साहब ने क्या कहा, क्या है आखिर ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का मतलब यह है कि आप चुंबक की मदद से विद्युत ले पा रहे हैं। आप मैग्नेट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी ले पा रहे हैं। भाई कैसे ले पाते हैं, उसके लिए मुझे मैदान में उतर के आना पड़ेगा खड़े होके। और आज तक आपने सिर्फ ये सुना होगा कि जनरेटर जो है वो कैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आज मैं आपको बदल के दिखाऊंगा। कैसे बदल के दिखाऊंगा, देखिए ये मेरे पास एक मॉडल है जनरेटर का। मतलब आप यूं मानिए कि ये एक जीता जागता जनरेटर है। इसको आपके वाले जनरेटर से कंपेयर करते हैं। असल में आपका जो जनरेटर है उसमें क्या होता है, पूरा एक इंजन लगा होता है। ध्यान से देखना, वो इंजन केवल उस पहिए को घुमाता है। इस पहिए को यहाँ पर हम हाथ से घुमा लेंगे, बात सिर्फ इस पहिए को घुमाने की है। जनरेटर में एक छोटी सी यूनिट लगी होती है जिसको हम डायनामो कहते हैं। असल में डायनामो ही मुख्य रूप से आपके द्वारा दी गई यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कवर करता है, कन्वर्ट करता है। कैसे करता है, देखिए बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। दो लगी होती हैं चुंबक, यहाँ पर दो चुंबक लगी होती हैं। जैसे रेड रेड कलर का सेक्शन देख रहे हैं आप, तो इसमें मैंने दो चुंबक लगा रखे हैं, दो मैग्नेट लगा रखे हैं। और इस चुंबक के बीच में ये आप देख रहे होंगे जिस चीज को मैं घुमा रहा हूँ, ये बहुत सारा कॉपर का तार है। और ये कॉपर का तार एक इस तरह की लोहे की छड़ पर लिपटा हुआ है, जिसको हम विज्ञान की भाषा में शाफ्ट कहना चाहिए, आपकी भाषा में सापट कहते हैं। आपने देखा है जिसमें हम हत्ता लगा के कई बार घुमाते हैं, तो वो जो शाफ्ट होती है ना, जिस पर आप हत्ता फंसा रहे हो लोहे की, वो पूरी अंदर तक पार होती है। मतलब यहाँ से पार होती है। यूं मानो कि यहाँ आप हत्ता लगा के घुमाते हैं ऐसे ऐसे करके। तो जिस चीज़ को हम यहाँ से घुमा रहे हैं, इस चीज़ को यहाँ से घुमाते हैं। बस सिर्फ इतना ही होता है कि जब कोई भी चालक, फैराडे साहब का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी चालक जब चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, भाई चुंबक लगी हुई है तो एक चुंबकीय क्षेत्र पक्का होगा यहाँ पर। तो कोई भी चालक जब चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो उससे विद्युत का निर्माण होता है। सिर्फ इतनी सी बात कहता है। अब देखो ध्यान से देखना, मैं इसको घुमाऊंगा और यहाँ पर ना दो बल्ब लगे हुए हैं। ठीक है, दो बल्ब लगे हुए हैं, ये बल्ब जलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर कोई शेल या बैटरी नहीं लगी हुई है, कहीं आपको ऐसा लगे कि भैया बैटरी लग रही है। तो अब मैं आपको लाइव बिजली बना के दिखाऊंगा। बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, हल्का सा मैं अंधेरा करूंगा ताकि आपको दिख जाए। तो यहाँ आपको फोकस करना है, ठीक है, दोनों में से एक बल्ब जलेगा। तो हल्का सा मैं लाइट ऑफ करता हूँ और उसके बाद मैं इसे घुमाना शुरू करूंगा। चलिए, तो उम्मीद है कि आपने देखा होगा कैसे हम लोग लाइव बिजली बनाते हैं। अब बहुत सारे सवाल हमेशा जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, किस किस को दिखी बताइए एक बार। तो कहते हैं भैया इससे तो हम फ़ोन चार्ज कर लेंगे, ये कर लेंगे। नहीं नहीं, आप देखो ना कि ये बिजली बहुत थोड़ी सी है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता। आप इसको जितना तेज घुमाएंगे उतना ज़्यादा बिजली बनेगी। तो अब वो जो शाफ्ट होती है ना, उसको देखो वो बहुत तेज घूम रही होती है। तो या तो आप इतनी तेज घुमाओ उसको, और इंसान को इतनी तेज घुमा पाना बिल्कुल असंभव है। दिख रहा था ना, तो ऐसे ही बिजली बनती है। अब सुनो इससे क्या क्या सवाल आते हैं। देखिए इससे क्या क्या सवाल आते हैं। सवाल आएगा, एक तो सिद्धांत आएगा, तो सिद्धांत को हम कर लेंगे। बहुत अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आएंगे इसके पार्ट, यानी कि बताइए इसके हिस्से क्या होते हैं। तो देखो हिस्सों में सबसे पहले तो लगी होती है एक चुंबक,
यानी कि एक मैग्नेट। उसके अलावा इसमें एक शाफ्ट लगी होती है, मैग्नेट के अलावा एक शाफ्ट भी लगी होती है। और देखिए सबसे अहम, इससे कोई सवाल नहीं आएगा, सबसे अहम पुर्जा होता है इसका। अगर आप एसी डीसी धारा को जानते हो, नहीं जानते तो एक काम करो, इतनी सी एक जगह छोड़ो और अगले पेज पे पहले एसी और डीसी धारा को सुनो। क्या होती है एसी और डीसी? एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। और एक होती है डीसी करंट, डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट यानी कि डिस्ट धारा। देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या फर्क होता है या कौन से होते हैं? जो आपकी बैटरी वाली धारा होती है, जैसे देखो ये भी तो बैटरी से ही ऑपरेट हो रहा है भाई, ये भी बैटरी से ऑपरेट हो रहा है, मेरा फोन भी, सब आपके फोन बैटरी से ही ऑपरेट हो रहे हैं। तो बेसिकली बैटरी वाली धारा जो है वो दिष्ट धारा है, और आपकी भाषा में जो बिजली वाली धारा है वो अल्टरनेटिंग करंट है, प्रत्यावर्ती धारा है, जो घर के बाहर मेन लाइन से आ रही है और मेन लाइन से आपने तार डाल रखा है। ठीक है। अच्छा, अब विज्ञान की भाषा में क्या फर्क है तो आप याद रखेंगे कि देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अगर मैं ग्राफ की मदद से इसको समझाऊं तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, अगर मैं इस अक्ष पर धारा ले लेता हूं यानी कि करंट ले लेता हूं, और इस अक्ष पर मैं समय ले लेता हूं यानी कि टाइम ले लेता हूं, तो ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, वो धारा होती है जिसका परिमाण समय के साथ बदलता है। यानी कि देखो ये यहाँ जीरो है, ठीक है, बड़ी 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 अधिकतम हुई, फिर घटी 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 जीरो हुई, फिर उल्टी दिशा में बड़ी 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 अधिकतम हुई, फिर जीरो होती चली गई। तो मतलब क्या हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, वो होती है प्लस और माइनस में, जिसका परिमाण और दिशा दोनों बदलते हैं। परिमाण का मतलब इसका मान, इसकी वैल्यू। तो आप कहेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड क्या बदलता है, सवाल यही पूछा जाता है। मैग्नीट्यूड, तो आप कहेंगे बदलता है यानी कि चेंजेस। फिर पूछा जाएगा इसकी दिशा, डायरेक्शन, तो आप कहेंगे आधे समय ये प्लस होती है और आधे समय ये माइनस होती है, यानी कि ये भी कैसा होता है, ये भी बदलता है। उसके अलावा अगर आप डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ें तो डायरेक्ट करंट में ये दोनों ही चीज़ें नहीं बदलती हैं। अगर आप डायरेक्ट करंट का ग्राफ बनाएंगे, इस अक्ष पर धारा लेंगे, इस अक्ष पर समय, तो डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा का ग्राफ कैसा जाएगा, बिल्कुल सीधा जा रहा होगा। सीधा जाने का मतलब ये जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है, उतना ही यहाँ पर, उतना ही यहाँ पर, उतना ही यहाँ पर, यानी कि इसका परिमाण ना तो परिमाण बदलता है, नियत रहता है। नियत का मतलब कांस्टेंट, मतलब जो ना बदले। तो परिमाण और दिशा दोनों कैसे होते हैं, परिमाण और दिशा दोनों ही इसके कांस्टेंट होते हैं, दोनों ही नियत होते हैं। करो एक बार थम्स अप कि ठीक है जी, मुझे ये बात समझ में आ गई है कि दिष्ट धारा वो धारा होती है, डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जिसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों ही नियत होते हैं। ठीक है, एक बार पहले फटाफट से थम्स अप करो, सिर्फ इतना याद रखना है परिमाण और दिशा किस में बदलती हैं, किस में नहीं बदलती है। एक बार थम्स अप करो, फिर मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलूँ, अगर ये क्लियर हो गया हो तो। ठीक है जी, चलो अब पीछे आ जाइए। अब जनरेटर से कौन सी धारा निकलती है? जनरेटर से एसी निकलती है या डीसी? सुनिए, जनरेटर से दोनों तरह की धारा, वैसे नेचुरली जनरेटर से एसी धारा निकलती है, प्रत्यावर्ती धारा निकलती है। अब एसी धारा जब जनरेटर से निकलती है तो जनरेटर में एक उपकरण लगा होता है जिसका नाम होता है स्लिप रिंग। एक उपकरण है जिसका नाम है स्लिप रिंग, और स्लिप रिंग को हिंदी में हम लोग कहते हैं सर्पी वलय। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब अगर मुझे इस जनरेटर से डीसी धारा चाहिए, उसी जनरेटर से, तो उसी जनरेटर से डीसी धारा लेने के लिए हम स्लिप रिंग को हटा देते हैं, सर्पी वलय को हटा देते हैं और एक उपकरण लगाते हैं
इसका नाम है स्प्लिट रिंग। दोनों सुनने में एक जैसे इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी वाले कहेंगे इसको विभक्त वलय। विभक्त का मतलब जो बांट दे। और ये बांट किसको रहा है, तो देखो यहां पर जो धारा बटी हुई है उसको ऑलरेडी एक दिशा में ही ये ला रहा है। ये काम कौन करता है, स्प्लिट रिंग करता है, विभक्त वलय करता है, या इसी को हम कम्यूटेटर भी बोलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूं ताकि मुझे थोड़ी जगह मिल जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या इसी को हम क्या बोल देते हैं, कम्यूटेटर, यानी कि इसका नाम हो जाएगा दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक का मतलब जो दिशा को परिवर्तित कर दे। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे बहुत कोई पार्ट नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर में किस तरह का उपकरण लगा हुआ होता। क्लियर है भाई? एक बार फटाफट से नोट करो कि ठीक है, जनरेटर में मुख्य रूप से 3 पॉइंट है कि कौन सी ऊर्जा को किस में बदलेगा, क्या इसका सिद्धांत है, और एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या लगा होता है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अगर ये क्लियर हो गया हो तो फिर मैं आपको मोटर की तरफ लेकर चलूँ। एक बार थम्स अप करेंगे, हाँ जी क्लियर है। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। अब पढ़ते हैं विद्युत मोटर के बारे में। ये एसी डीसी करंट भी हो गए। अब चलिए विद्युत मोटर। विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आप समझें तो असल में जनरेटर और मोटर बिल्कुल भी अलग नहीं है एक दूसरे। अगर कभी आपने मोटर खुलवाई हुई हो, जैसे आपके घर की मोटर कभी फूक गई हो, खराब हो गई हो, तो उसमें आप यही पाते हैं कि एक चुंबक लगी होती है गोल, और उसके बीच में कॉपर का बहुत सारा तार लगा होता है, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है। अब देखिए ये जनरेटर है कब, जब हम इसको घुमा रहे हैं और बिजली हमें मिल रही है। अगर मैं यहाँ बिजली की जगह पे, जहाँ हमें बिजली मिल रही है, एक बैटरी लगा दूं, एक अगर यहाँ पे बैटरी लगा दूं, जैसे शेल लगा दूं मैं, तो ये इसको उल्टा घुमाना शुरू कर देगी इसी अरेंजमेंट के साथ में। जी हाँ, 100% मैं कह रहा हूं, यही अरेंजमेंट आपका मोटर बन जाएगा। अगर तुम इसमें यहां पर एक बैटरी लगा दो तो मोटर क्या करती है आप समझिए। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मोटर का आप कहीं पर भी उपयोग देखिए, वहां पर उसे हम विद्युत ऊर्जा तो दे रहे होते हैं, अपनी तरफ से क्या दे रहे होते हैं, विद्युत ऊर्जा दे रहे होते हैं। यानी कि उसके तारों को बिजली में लगा रहे होते हैं, और वो उसके बदले हमारे हमारे लिए काम कर देती है। जैसे पानी भी उठा सकती है, या आप उससे चारा काट लेते हो, या मिक्सी में आप घुमा लेते हो। तो ये सारे जो है ना, चारा काटना, घुमाना, पानी उठा देना, ये सारे के सारे काम हैं, ये सारे सारे वर्क हैं, और वर्क को हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो मोटर जनरेटर की उल्टी होती है सिर्फ। सब कुछ पार्ट सेम रहते हैं, कुछ भी एक सिंगल पार्ट अलग नहीं है, बस काम इसका उल्टा कर दो। काम उल्टा कैसे कर दो, अब मैंने अपनी चाहत बदल दी। चाहत क्या बदल दी कि विद्युत ऊर्जा अब की बार मैंने दे दी। विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने इसको दे दी, और ये इसे किस में बदल देगा, ये इसे यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। ये इसको मैकेनिकल एनर्जी में बदल देगा। बोलो आगे बात समझ में। अच्छा, मोटर के पार्ट सिद्धांत नहीं पूछा जाता, मोटर के हिस्से, मोटर के पार्ट भैया जी बिल्कुल याद रखना कि ये जनरेटर जैसे ही होते हैं। ठीक है, सेम एज जनरेटर, एसी डीसी सब कुछ उसी का सेम रहता है। बोलो
क्या ये बात आपको समझ में आ जाती है कि ठीक है, मोटर में मुझे याद ही क्या रखना है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है और सारे हिस्से इसके कैसे हैं, बिल्कुल इसके सारे हिस्से जनरेटर के जैसे हैं, जनित्र के जैसे हैं। ठीक है, अच्छा आगे अगली चीज देखिए, इसमें अब क्या पूछा जाता है, दिशा ज्ञात करने के दो नियम होते हैं हमारे पास, जिनको हम बोलते हैं फ्लेमिंग के नियम, फ्लेमिंग्स लॉ। फ्लेमिंग के नियम, फ्लेमिंग साहब के दो नियम हैं। देखो, एक तो है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, और एक है लेफ्ट हैंड थंब रूल। ठीक है, मैं कहूंगा हिंदी वाले भी इसको इंग्लिश में पढ़ो, कोई भी पेपर दोनों भाषाओं में आता है। क्यों क्यों इंग्लिश में पढ़े? देखो, फ्लेमिंग साहब के दो नियम हैं, एक लगता है जनरेटर में और एक लगता है मोटर में। अब मुद्दा आता है कि कौन सा तो मोटर में लगता है और कौन सा जनरेटर में लगता है। तो राइट हैंड थंब रूल लगता है जनरेटर में। सवाल आपसे बस इतना आएगा कि बताओ जनरेटर में, जनित्र में कौन से नियम का इस्तेमाल होता है, या मोटर में कौन से नियम का इस्तेमाल होता है। अब भैया जी मैं तो भूल जाता हूं कि किसमें, मोटर में कौन सा लगेगा, जनरेटर में कौन सा लगेगा, लेफ्ट या राइट। तो सुनो, उसके लिए ट्रिक, अल्फाबेट में एम और एल एक साथ आते हैं, बोलो यस और नो। एल और एम एक साथ आते हैं तो लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल किसमें होगा, मोटर में। और बाकी कौन बचा, राइट हैंड रूल बचा, जनरेटर बचा, तो उसमें वही लग जाएगा। तो आप अल्फाबेट के हिसाब से याद रखेंगे एल एम, ये ट्रिक। ऐसी चीज़ों को ना अपनी भाषा में लिख लिया करो कि ए बी सी डी में एल और एम एक साथ आती हैं, इसलिए एल लेफ्ट हैंड रूल मोटर में लगेगा। ठीक है, तो भैया जी अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो हम कह सकते हैं कि हमने मैग्नेटिज्म को कवर कर लिया है 100%। और मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी में आपके पार्ट पे कुछ है नहीं, बाकी थोड़ा बहुत दो चार टॉपिक जो भी हैं वो मैं आपको करा देता हूँ। किसी भी एग्जाम में वो नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी मैं करा देता हूँ, अगर आप 100 से भी ज़्यादा ऊपर श्योर होना चाहते हैं अपने कंटेंट को लेकर। बस एक बार आप पहले अभी थम्स अप करिए। बस 5 मिनट में वो हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए, सभी को क्लियर है, सभी को ओके है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आगे इसको चैप्टर तो मत ही कहिए, इसको सिर्फ एक टॉपिक कहिए जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि आधुनिक भौतिकी। अब देखिए, आधुनिक भौतिकी में आधी चीज़ें तो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके होते हैं। मैं टॉपिक लिखता हुआ चला जाऊंगा। जैसे एक सवाल आता है कि बताओ AMU क्या होता है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बोलो यस और नो। इसको बोलते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट, हिंदी में बोलते हैं हम परमाणु द्रव्यमान इकाई। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होती है, ये परमाणुओं के द्रव्यमान को मापने की एक इकाई होती है। और सवाल आता है कि बताइए 1 AMU में कितने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, तो आप याद रखेंगे 961। ठीक है, चलो जो आपने पढ़ रखा है केमिस्ट्री में मैं उसको भी करवा रहा हूँ। उसके अलावा अगला सवाल इससे एक बन सकता है कि बताइए, एक सिद्धांत आता है जिसको हम बोलते हैं आइंस्टीन साहब का, आइंस्टीन साहब का सापेक्षता का सिद्धांत, आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, यानी कि आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बोलते हैं हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता के सिद्धांत से एक समीकरण मिलता है जिसको हम बोलते हैं ऊर्जा द्रव्यमान संबंध। सवाल आएगा ऊर्जा द्रव्यमान संबंध, यानी कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस कहाँ से मिलता है, तो आप कहेंगे वो आइंस्टीन साहब की रिलेटिविटी थ्योरी से मिलता है, इक्विवेलेंस।
और देखिए मास ऊर्जा संबंध क्या कहता है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध ये कहता है कि जो भी समस्त ऊर्जा है ये mc² के बराबर होती है। mc² में ई क्या है देखिए, तो ई है आपकी एनर्जी, ई है आपकी एनर्जी यानी कि ऊर्जा, और एम क्या है, एम है द्रव्यमान यानी कि मास, और सी क्या है, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का वेग आप जानते हैं कितना होता है, तो निर्वात में जो प्रकाश का वेग है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये सवाल हो गया आपका, नोट करिए फटाफट से, थम्स अप करोगे ठीक है, ये पॉइंट मुझे क्लियर है। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, 1 AMU 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू mc² मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ये क्या होता है। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ टॉपिकों पर आगे लेकर चलूँ, फटाफट से थम्स अप करिए। बहुत थोड़े थोड़े से 2-4 टॉपिक इसमें पूछे जाएंगे, कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए आप, अगला सवाल यहां से बनता है कि बताओ अर्धचालक कौन होते हैं, वो भी हम मॉडर्न फिजिक्स का ही पार्ट है। अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर। तो देखिए अर्धचालक क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। अर्धचालक वो होते हैं जो आधे अधूरे चालक हैं, यानी कि आधे चालक हैं और आधे कुचालक हैं। अर्धचालक का मतलब होता है, ये तो आज चलो नाम से ही समझ में आ रहा है, जो आधे चालक हैं आधे कुचालक हैं, बट कौन सी धातुएं अर्धचालक होती हैं, कौन सा ऐसा मटेरियल है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो अर्धचालक होता है। तो अर्धचालक हैं हमारे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन व जर्मेनियम जो हैं ये कैसे होते हैं, अर्धचालक होते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, अब देखिए आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप आप जानते हैं, एक बार यस लिखना। परम शून्य ताप पर एक स्टेटमेंट लिखो और उसको याद करना, अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालक जो है वो कुचालक की भांति व्यवहार करता है, यानी कि ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। परम शून्य ताप होता है इस दुनिया का सबसे न्यूनतम ताप, सबसे छोटा ताप, ये आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर की भांति व्यवहार करेगा, अर्धचालक एक कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। तो ये सब चीज़ें बस आपसे मॉडर्न फिजिक्स में पूछी जाएंगी, आधुनिक भौतिकी में बाकी आपके लेवल का कोई भी टॉपिक आधुनिक भौतिकी में नहीं बनेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो ये हो गया हमारा आधुनिक भौतिकी से बनने वाले 4-6 सवालों का कंप्लीट। और मेन तो खैर आज मैग्नेटिज्म को कराना था, चुंबकत्व को कराना था, जिसमें हमने तमाम वो बातें की जो हमारी अधूरी रह गई थी। तो साथियों ये तमाम बातें आपकी क्लियर हुई। फिजिक्स का एक टॉपिक बचा हुआ था जिसको मैंने वादा किया था आपको 5 तारीख को कराने का, लेकिन 5 तारीख को मैं नहीं करा पाया, क्योंकि आपको शायद पता हो ना भी पता हो तो मैं बता दूं कि नीरज सर जो हमारे यहाँ हिंदी के अध्यापक हैं, उनके ना भाई की वाइफ एक्सपायर हो गई, तो वहाँ पर हम लोग चले गए थे, इस वजह से मैं 5 को अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बट आज 7 को वो प्रॉमिस मैंने पूरा किया, जैसा मैंने कहा था कि बिल्कुल पूरा सिलेबस हम करेंगे, कोई भी एक सवाल कहीं से कुछ नहीं छुड़वाएंगे, तो वो बिल्कुल हमने कंप्लीट करवाया है। अगर मैं इस बैच के बारे में कुछ बोलूं, लास्ट क्लास में उतना ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि समय पूरा हो गया था जब हमने
ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी को पूरा किया था। लेकिन आज है हमारे पास 2-1 मिनट, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं बस चंद शब्दों में अपनी कुछ भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करूँ। एक बहुत शानदार, एक ज़बरदस्त बैच ये आप सभी का रहा, और मैंने इसमें देखा कि सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात इसकी रही वो थी सीखने की इच्छा, सीखने की ललक। बेशक फिजिक्स का वेटेज आपके एग्ज़ाम में कम है, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने उसको कितनी मेहनत के साथ में सीखा, ये एक यहाँ बैठे हुए आपको ये बात बता रहे, मतलब सिखा रहे अध्यापक के लिए या भाई के लिए बड़ी एनर्जेटिक बात होती है, ऊर्जावान बात होती है। क्योंकि सुनाने का मज़ा तभी है जब सुनने वाले इंटरेस्टेड हों। और अगर सुनने वाले ही ये सोच लेते कि यार चलो इसका तो कोई वेटेज ही नहीं है, क्या पढ़ें, कैजुअल ले लेते इस चीज़ को, तो फिर उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन आप सभी ने एक ज़बरदस्त तरीके से कोऑपरेट किया, सहयोग किया। वाक़ई में आप सभी का तहे दिल से आभार, तहे दिल से शुक्रिया। और मैं तो हमेशा अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में ईश्वर से बस यही कहता हूँ कि जो भी आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, उस उतना तो भाई सबको मिलना चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि सबको सब कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो देखो मेहनत करनी पड़ती है। हर चीज़ एक लिमिट तक मेहनत माँगती है। मैं थोड़ा-सा व्यावहारिक टाइप का व्यक्ति हूँ, प्रैक्टिकल आदमी हूँ मैं, और मैं मानता हूँ कि आप जितनी मेहनत करते हैं उतना पाते हैं। तो हमेशा मैं ऊपर वाले से इतना तो ज़रूर कहता हूँ कि आप जो जितनी मेहनत कर रहे हैं, उनको उतना तो ज़रूर मिलना चाहिए। बाकी आप बहुत मेहनती हैं, शायद आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप मेहनती हैं इसलिए यहाँ पर हैं। बाकी भाई मैं तो फिर भी कहूँगा कि जो उत्साह, जो जुनून, जो ऊर्जा आप सभी के अंदर आज है अपनी पढ़ाई को लेके, सिलेक्शन को लेके, हमेशा उसे बनाए रखिए, हमेशा उसको एक पेस में मेंटेन रखिए। असल में शुरुआत में हमारे अंदर एक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, लेकिन समय के साथ वो क्षीण होने लगती है, धीरे-धीरे डिग्रेड होने लगती है, और जब एग्ज़ाम तक हम जाते हैं तो बहुत सारी कमियाँ हम अपने अंदर कर लेते हैं कि बहुत सारा बैकलॉग हो गया, रिवीजन नहीं है, मॉक टेस्ट नहीं लगाए, प्रैक्टिस नहीं की। ऐसा नहीं करना है। आपको तमाम चीज़ों को साथ में लेकर चलते रहना है। परीक्षा केवल एक पॉइंट पर हिट करने से नहीं मिलेगी कि केवल लाइव क्लास ले ली। आपको अलग-अलग आयामों पर काम करना ही पड़ेगा। मतलब रिवीजन भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, वो तमाम चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। बाकी तो हमारी तो ख़ैर क्या ही मुड़ियों के चलते भी होती हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस के चलते भी होती हैं। फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो तो हर माता-पिता, हर एक फैमिली मेंबर अपने बच्चे को सक्सेस होते हुए देखना चाहते हैं, सफल होते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है। मतलब सोसाइटी में, समाज में सर्वाइव करने का एक स्टैंडर्ड है कि आपके बच्चे सफल होने चाहिए। तो उनके ऊपर भी एक प्रेशर होता है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि आप उसे नहीं समझते, बड़े अच्छे से समझते हैं। बहुत अच्छे से तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। ना अपना समय इधर-उधर बर्बाद करते हैं, पढ़ाई पे अपना पूरा फ़ोकस करते हैं। बाकी कुछ साथी अगर कर रहे हों, तो मत करिएगा, क्योंकि वो एक समय है। मतलब एक लिमिटेड समय जो अभी आपको मिला हुआ है, ये कभी लौट कर नहीं आएगा। सबसे बुरा होता है पछतावा, रिग्रेट सबसे बुरा होता है। कुछ ऐसी चीज़ का रिग्रेट होना जो हमें मिल ही नहीं सकती थी, वो एक अलग चीज़ है। बट वो रिग्रेट सबसे बुरा होता है कि जिसे हम कर सकते थे, बट हमने अपने कैज़ुअल बिहेवियर की वजह से, यानी कि हमने अपने जिसको हम कहेंगे कि अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर की वजह से उसको छोड़ दिया, खो दिया। वो बड़ी मतलब आपको परेशान करने वाली चीज़ें होंगी। अगर नौकरी नहीं लगी, तो ज़िंदगी भर आप इसी अफ़सोस में जीते रहेंगे। इसलिए कोशिश करनी है, सबको करनी है, और अच्छे से सिलेक्शन लेना है। बाकी आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं। ऐसे ही अपने आप को दिन-प्रतिदिन निखारते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ज़रूर एक दिन हम मंज़िल पहुँचेंगे। नमस्कार, धन्य